चलिए, आज की क्लासेज में हम समझने से पहले पिछले जो क्लास में चीज़ हुआ था उस पर गौर करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास जो इकोनॉमिक्स शुरू हुआ था उसमें हम आप लोग को डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी महत्व क्या है। हम जो इस साल 12th के विद्यार्थी हैं, यानी कि जो 2025 में एग्जामिनेशन देंगे, या वैसे विद्यार्थी भी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं 2024 में भी जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो मैं बता दूं अभी आपको कि पिछले लेक्चर्स में हम जो डिस्कस किए थे, जो भी क्लास आए थे, जो क्लास अटेंड किए थे, वो पहले आपको उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। किसी क्लास छूट गया है तो इसका कॉपी देख लीजिए, तभी आगे की चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा। आज का लेक्चर है और आज का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन में 3 क्लासेस को हम बताते हैं और देखिए एक क्लास हो चुका है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो हम बताए थे उसके बाद हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जो इकोनॉमिक्स पेपर है इसको पहले हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। देखिए, अर्थशास्त्र जो पुस्तक था ना, अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी जो कि आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी था, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इकोनॉमी दोनों की बातें थी। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग पहले जो है यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब है, इसको हम लोग कहते थे राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो एक व्यक्ति जिनका आप नाम सुनते हैं, जिनको हम कहते हैं एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने क्या किए कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, यानी कि इकोनॉमिक्स के पहले, यानी कि एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन उसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। एडम स्मिथ 1776 में एडम स्मिथ क्या किए कि जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, बोले नहीं, इसको अलग कर दिए। पॉलिटिक्स ये अलग है और इकोनॉमिक्स, ये 2 ब्रांच में इसको बांट दिए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वैसे उस पुस्तक को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में क्या कहेंगे? वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था, जैसा कि ऊपर हम बताए हैं। तो ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है, कहती है इकोनॉमिक्स की पहली पुस्तक है। इसके पहले भी इकोनॉमिक्स था, लेकिन वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में हम लोग पढ़ते थे। इसके पहले जो वो इकोनॉमिक्स की जो आइडियाज़ था डिफरेंट व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया था, जैसे हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ बिलीव इन फिजियोक्रेट, और उसके पहले मैर्केंटलिज्म था। तो अभी से स्टैंडर्ड में भी मैर्केंटलिज्म तो और फिजियोक्रेट शायद आपको नहीं समझ में आए, लेकिन मैर्केंटलिज्म जिसकी शुरुआत कने ने की थी, फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। आई बिलीव इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेशियस मेटल की बात करते थे, और उनकी बहुत सारे आइडिया, उसके बाद की आइडिया, सभी आइडियाज़ को लेकर एक बुक कंपाइल किया गया। इसलिए कहा जाता है ही वाज ऑथर, ही वाज कह सकते हैं कंपाइलर ऑफ द एडम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का बेसिकली जो नाम है आप लिख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये पुस्तक का पूरा नाम है वेल्थ ऑफ नेशन का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इसके पहले के द्वारा जो भी इकोनॉमिक आइडियाज़ था, सभी इकोनॉमिक आइडियाज़ को एक सिंगल पुस्तक, जिसको हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन या एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है, उसमें इसको रखा गया और लोगों के सामने परोसा गया। इसलिए कहा जाता है कि एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु क्या किए, हु सेपरेटेड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनटू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, है ना। ऐसे लिख लीजिए, एक क्वेश्चन के रूप में बता दें, इस पुस्तक का नाम लिख लीजिए जो बिगिनर्स हैं, है ना। और मैं पुनः बता दूं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए,
क्वेश्चन लिखना है कि वाई इज एडम स्मिथ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जनक क्यों जाता है? लिखिए आंसर, लिखिए। एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स हु डिवाइडेड पॉलिटिकल economics into politics and economics and develop economics as a separate branch therefore he is called to be father of modern economics or economics। हिंदी में लिख लीजिए। एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे, पहले स्कॉलर थे, पहले विद्वान थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को अर्थात पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स अर्थात राजनीतिक, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, दो अलग अलग विभागों में बांट दिए और अर्थशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में विकसित किए। यही कारण है कि उन्हें हम लोग अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। शॉर्ट में बता दिए। बेसिकली एडम स्मिथ जो थे वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, मतलब एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। देखिए हम थोड़ा सा एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं, आप नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आप जब पढ़ते हैं, मैं एक ब्रीफ में बता दूं कि डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि जो 1 मिनट लगेगा, मैं बता दूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा जो पूछा हुआ है। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का परिभाषा। एक है इसमें वेल्थ डिफिनेशन, धन की परिभाषा, तो एडम स्मिथ ये दिए थे। इसके बाद आया वेलफेयर डिफिनेशन, इसको मार्शल साहब दिए थे। उसके बाद आया स्कार्सिटी डिफिनेशन, इसको रॉबिन्स दिए। उसके बाद आया डेवलपमेंट डिफिनेशन, जिसको सैमुअलसन दिए। नोट कर लीजिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एडम स्मिथ हैं वो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत सारे टर्म दिए इकोनॉमिक्स में, जिसका उपयोग आज बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं। हम कुछ टर्म जो एडम स्मिथ के द्वारा उपयोग किया गया था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाने में सहायता हो। आप एक एडम स्मिथ का जो टर्म यूज किया गया, हम कुछ टर्म बताते हैं। पहला आप डिमांड एंड सप्लाई टर्म जो सुनते हैं या जो पढ़ते हैं, ये सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा उपयोग किया गया था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। एडम स्मिथ एक टर्म यूज किए थे, उसका नाम था इनविजिबल हैंड। जैसे कि आप इनविजिबल हैंड का मतलब जो प्राइस का डिटर्मिनेशंस होता है अर्थव्यवस्था में, वो फ्री हैंड से होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। अदृश्य शक्ति है डिमांड सप्लाई, इसके द्वारा ही आपका होता है, इसके द्वारा ही होना चाहिए। कैपिटलिज्म, ये फाउंडर हैं, फाउंडर मतलब संस्थापक, फाउंडर ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते हैं वो, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फाउंडर हैं ये आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने टर्म यूज किए थे लेसेस फेयर का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी आर्थिक नीति जिसमें
सरकार आर्थिक गतिविधि में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे, है ना। दैट मीन प्राइस शुड बी डिटरमिन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये लेसेस फेयर टर्म, हालांकि लेसेस फेयर टर्म जो है वो आपका मर्केंटलिज्म से लिया गया, लेकिन इस स्टैंडर्ड में आप नहीं समझिएगा, इसलिए समझिए लेसेस फेयर टर्म अभी जो है एडम स्मिथ के द्वारा उपयोग किया गया था। आप नाम सुनते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब स्पेशलाइजेशन, जिससे क्या होगा, उन्होंने कहा था कि अगर जो जिस काम के लायक है उससे वही काम करवाया जाए, इससे हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, एडम स्मिथ कहे थे। इन्होंने फ्री ट्रेड की बात की थी, है ना। इन्होंने कहा था कि कृषि को जब तक विकास संभव नहीं होगा तब तक किसी देश का विकास संभव नहीं है, जिसको हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। तो बहुत सारे टर्म दिए थे, और अभी बस इतना ही जानिए, जितना मैंने बताया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, नहीं पूछा जाता इस स्टैंडर्ड में, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड है। अगर आप कल होके पीजी का क्लास कीजिएगा, नेट का क्लास कीजिएगा, बीपीएससी क्लास कीजिएगा, तो उसका स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन अब जिस लेवल पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सारे नए टर्म एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है, ये दिए थे। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ, इकोनॉमिक्स को पहले हम लोग कहते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसको बांट दिया गया किस में, दो भाग में। ये तो आप सीख चुके हैं, एक पॉलिटिक्स है, एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब जो इकोनॉमिक्स है आगे यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स को भी आगे फिर दो भाग में बांटा गया। इसकी दो ब्रांच है, दो शाखा है। जो आप सुनते हैं वो सुनिए। देखिए एक आप नाम सुनते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो है इस काम को किए थे रैगनर फ्रिज। कौन किए थे, रैगनर फ्रिज किए थे। कब किए थे, 1930। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड सर्वप्रथम किन्होंने उपयोग किया था, तो रैगनर फ्रिज उपयोग किए थे। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ गए, इसको हिंदी में कहते हैं, बाबू लिख लो, इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। अब थोड़ा सा और सीखते हैं अभी तक ही के बारे में। सबसे पहले कुछ बातें रैगनर फ्रिज के बारे में। रैगनर फ्रिज जो है वो नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे का HDI 1 है, और आपका जो है इन्होंने वहीं से पढ़ाई किए। वहाँ पर एक नॉर्वे में एक नाम है ओस्लो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई की, और बाद में यहीं पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बने, प्रोफेसर नियुक्त किए गए। ब्रीफ में बता दूं, उसके बाद ऐसे बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन बाद में स्कॉलरशिप मिलने के बाद एक सोनार के बेटा थे हम लोग कह सकते हैं। बाद में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर पढ़ाई की और बाद में ही पे प्रोफेसर बने। और इन्होंने बहुत सारे टर्म दिए थे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स इज डिसिमल साइंस, ये सारे बहुत सारे टर्म दिए थे। मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ ये थे, आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विषय में, खासकर जो किसी विषय में जो सबसे रेस्पेक्टेबल प्राइज़ होता है वो नोबेल प्राइज़ है। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली नोबेल प्राइज़ 1969 से शुरू हुआ, और अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ इन्हीं को मिला था। किसको मिला था, रैगनर फ्रिज को मिला था। यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुआ था, 1969 से। सबसे पहला कैसे मिला, तो रैगनर फ्रिज को मिला, फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस मिला। और वैसे नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में फिजिक्स से हुआ था, लेकिन बाद इकोनॉमिक्स के हम पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में 1969 से शुरू हुआ। चूँकि हम इंडिया में हैं, एक क्वेश्चन ये भी है जहन में आती है
कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के जिसे आज अभी तक नोबेल प्राइज़ मिला। यस हैं 1998 में अमर्त्य सेन को भारत में नोबेल प्राइज भारतीय इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज़ मिला फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसी तरीके से 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला। यानी कि अभी तक भारत के 2 ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। जानकारी के लिए आप रख सकते हैं। क्लियर है, बता दिए। तो ये जरूरी था, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, सीख गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो पार्ट है आपका, अभी कुछ और डिस्कस कर लें। आइए पहले हम उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया, यानी अर्थशास्त्र को। पहला आप पढ़े जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में करते हैं। दूसरा है जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इसके जो फाउंडर है, यानी कि जो फादर कह सकते हैं, फाउंडर या फादर या जनक, है ना, जिसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। नाम सुने हैं, नहीं तो सुन लीजिए। बेसिकली इनके बारे में कुछ बता दें कि जो एल्फ्रेड मार्शल साहब थे वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इनकी पुस्तक है, इनकी बुक है, जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, जो कि 1890 में पब्लिश्ड हुआ था। ऐसे हम कहें कि जो प्योर इकोनॉमिक्स शब्द सबसे पहले है ना, इकोनॉमिक्स शब्द पूरे दुनिया में जो जिसको हम लोग डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो मार्शल के द्वारा ही उपयोग किया गया था। प्योर इकोनॉमिक्स शब्द मार्शल के द्वारा उपयोग किया गया था। मार्शल, इनको हम लोग फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि जो इनकी किताब लिखी गई थी वो इंडिविजुअल स्टिक था, इंडिविजुअल यूनिट का एक्सप्लेन करते थे। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस उन्होंने लिखी थी, जिनको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। वैसे कैम्ब्रिज में जब पढ़ते थे तो इनकी ये अपनी शादी पैरले मार्शल से, यानी कि जिनको पैरले नाम था, बाद में इनका नाम पैरले मार्शल पड़ा, करना चाहते थे। उनकी शर्त थी कि भाई आपका जब हम अपने कॉलेज में एडमिशन करा दीजिएगा, चूँकि हम आगे पढ़ना चाहते तभी आपसे हम शादी करेंगे। तो जो पैरले मार्शल है कैम्ब्रिज में पढ़ने वाली सबसे पहली फीमेल स्टूडेंट हैं। उसके पहले महिलाओं का वहाँ पढ़ना संभव नहीं था, लेकिन इन्होंने जब इनकी वाइफ पढ़ी, वहाँ से पढ़ कर निकली, बाद में अर्थशास्त्री बनी। तो इस तरह से एक कहानी है कि इनकी जो वाइफ है सबसे पहली महिला स्टूडेंट थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हालांकि उसका उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन हुआ। इस तरह से लड़कियों का पढ़ना वहाँ से शुरुआत हुआ। चलो अलग बात है। तो ये मार्शल साहब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक है एक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें मार्शल ऑप्शन होगा। 1890 में पब्लिश हुआ था। या कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए रहेगा कि कौन सी पुस्तक पहले आई, तो एडम स्मिथ की पुस्तक पहले आई, उसके बाद मार्शल की। हम डेट वाइज बताते जाते हैं। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, फाउंडर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए आगे हम इसको नोट कर लिए हैं, तो नोट कर लीजिए। नोट करना है, चलिए कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनका थोड़ा सा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम अलग से लिख, जैसे आप लिखे हैं तो लिख लीजिए, मेरे पास मिट गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं या फादर हैं, इनका नाम है J.M. केन्स। J.M. केन्स का मतलब होता है जॉन मेयार्ड केन्स। J.M. केन्स का मतलब क्या होता है? जॉन मेयार्ड केन्स। ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, और ये मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे।
और ये भी जो है कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इनकी एक पुस्तक थी जिनका जो फेमस है जनरल थ्योरी के नाम से। वैसे इस पुस्तक का पूरा नाम है, लिख देते हैं इधर, इस पुस्तक का पूरा नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये 1936 में पुस्तक आई थी। कब आई थी? 1936 में पुस्तक आई थी। बेसिकली जो जेम केन्स है इनको फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के इन्हें जनक कहा जाता है। और जो अब वर्ल्ड बैंक नाम सुनते हैं, IBRD को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका स्थापना 1944 में हुआ था। 1945 से काम करना शुरू किया जाता है। इसके फाउंडर यानी फादर जो कहे जाते हैं वो आपका, इनकी बड़ी भूमिका थी, जेम केन्स को कही जाती है। क्लियर है? तो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन की चर्चा होती है तो हम लोग केन्स की बात करते हैं, जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जो डिप्रेशंस आती है, डिप्रेशन का मतलब समझ लीजिए ग्रेट डिप्रेशन, एक होता है रिसेशन, जब कंटिन्यूसली एक क्वार्टर हमारा अगर ग्रोथ रेट निगेटिव है तो उससे हम लोग रिसेशन कहते हैं। लेकिन लगातार 2, 3, 4 क्वार्टर नेगेटिव है, ग्रोथ रेट नेगेटिव है, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी बैंक बनाती है कि लागू करने के बाद, यूज करने के बाद भी अगर वो नहीं उभर पाती है अर्थव्यवस्था से, तो वैसी स्थिति में वो डिप्रेशन में चली जाती है। और जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, उससे बाहर निकालने का जो श्रेय जाता है वो जेम केन्स को जाता है, जिन्होंने कहा था कि हमारा जो डिप्रेशन आती है अर्थव्यवस्था में, रिसेशन आती है, वो एग्रीगेट डिमांड में कमने के कारण आती है। अगर एग्रीगेट डिमांड अगर हमारा बढ़ा दिया जाए किसी तरह से, तो हम आपका जो है अर्थव्यवस्था पुनः अपनी पटरी पर लौट आएगी। और बता दें कि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हूवर थे, और वो चुनाव हार गए। हालांकि उस समय भी उन्होंने सजेशन दे रही थी, लेकिन बाद में आपका रूजवेल्ट चुनाव जीत के आए, तो उसमें केन्स की सारी बातों को माने, और केन्स के सजेशन के बाद बहुत सारे अमेरिका में पॉलिसी बनाई गई और पूरी दुनिया ने उसे मानती है। आज भी केन्स की पॉलिसी को मानती हैं। और केन्स जो सबसे बड़ा उनका इम्पोर्टेंट भूमिका था वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, जो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट अगर अर्थव्यवस्था में करते हैं तो इनकम कई गुना शॉर्ट टर्म में ही बढ़ जाता है, जिसको आगे एक्सटेंड किए हैरोडोमर मॉडल, जो प्लानिंग में पढ़िएगा वो सब आगे हम लोग देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने कुछ इनके बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग सीखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही ना है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो लिखो द वर्ड माइक्रो हैज बीन derived from Greek word micros, which means small. देखिए क्वेश्चन सेट में बनाइएगा तो मिलेगा कि माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है। ग्रीक मतलब ग्रीस, है ना, और जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। वैसे लिखिए, है ना, लिखिए आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, नीचे लिखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स in which we study about an individual unit,
लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल मार्केट एक्सेट्रा, है ना। देखिए हम शुरू में बताए थे माइक्रोज और एक होता है मैक्रोज। आई मतलब इंडिविजुअल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट का, इंडिविजुअल फर्म का अध्ययन करते हैं। तो इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब सेट बनाइएगा तो उसमें क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हिंदी वाले लिख लीजिए। हिंदी लिखिए कि माइक्रो शब्द, लिखिए माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज से लिया गया है, माइक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल या छोटा, जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा। आगे लिखिए, आगे लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत बाजार इत्यादि, है ना। जैसे बॉडी है ना, तो पूरा बॉडी का अध्ययन एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और एक सेल का अध्ययन करें माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दीवाल है, दीवाल के कीटक का अध्ययन माइक्रो, और पूरा दीवाल का अध्ययन एक साथ मैक्रो कहलाता है। क्लियर है। चलिए इनके बारे में पूरा बता चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडर कौन है। अब आगे फिर हम डिफरेंसेस बताएंगे। अब लिखिए मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, इन कहेंगे हिंदी में। लिखिए उसी तरह से द वर्ड मैक्रो, MACROS, है ना, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, which means large। लिखिए मैक्रो शब्द इंपॉर्टेंट है, मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा, या जिसका अर्थ होता है बड़ा, जिसका अर्थ होता है बड़ा, है ना। अब नीचे लिखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स in which we study nation as a whole, such as national income, aggregate demand and aggregate supply, unemployment, inflation, etc, है ना। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम समूचे राष्ट्र का, यानी पूर्ण राष्ट्र का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का अध्ययन एक साथ करते हैं। जैसे
जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे राष्ट्रीय आय, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इत्यादि इत्यादि। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये आपका जो माइक्रो का मैक्रो का सेक्शन है पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग इसके आगे देखें कि क्वेश्चन इसमें से क्या क्या पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चंस इसमें से होगा, अभी जैसे खासकर जो डिफिनेशन वाला पार्ट है कि इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं, तो मैंने बताया था शुरू में इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, इस बात को एडम स्मिथ कहे। ह्यूमन वेलफेयर के बारे में मार्शल साहब कहे। स्कार्सिटी डिफिनेशन, चॉइस डिफिनेशन की बात रॉबिन्स कहे, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफिनेशन है वो सैमुअल्सन साहब दिए। इस तरीके से हमारा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपने सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, इसका विकास कैसे कैसे क्रमिक ढंग से हुआ, सिस्टमेटिक। देखिए अगर पुस्तक से पढ़ते तो पूरा लगता है कि अब कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट हम पढ़ें। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन मैंने पहले कहा है कि आपको 3 साल से तक ही क्वेश्चन अभी रखना है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्लास करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है दैट मीन्स पढ़ाई समझ में आ रहा है। क्लास किए क्वेश्चन बना रहे हैं नहीं बन रहा है दैट मीन्स पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। इसलिए हर बुक्स के अंदर जो मैंने बुक्स रेफर किया है, ओरियन जैन से पढ़ते हों, अनुपम अग्रवाल से पढ़ते हों, सरस्वती पढ़ते हों, यानी कि दीपाश्री से पढ़ते हों, चाहे संजीव वर्मा से पढ़ते हों, एनसीईआरटी से पढ़ते हों, या सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, उसमें से सभी का सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग जो आगे करेंगे वह ये देखेंगे, 2 चीज होता है। एक होता है बाबू जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, एक है जिसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा है जिसे कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें कहते हैं कि व्हाट इज, जो है वो अच्छा है, कुछ करना नहीं है। पॉजिटिव व्हाट इज, यही देगा, व्हाट इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके कौन समर्थक, इसके कौन समर्थक अलग बताएंगे। इसमें देखा जाता है व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए। अगर ऐसा टर्म है कि टैक्स क्या होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि अमीर के ऊपर टैक्स अभी लगाएं और गरीब को टैक्स नहीं लगाएं, ऐसा होना चाहिए, है ना। जैसे कभी मान लो रिजल्ट आया है, तो जैसे मान लो 90 कट ऑफ गया है, तो नहीं कट ऑफ आपका जो है 80 होना चाहिए था। तो अगर इस तरह का टर्म है तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आता है। और हम लोग जो अगले क्लास से जो मिलने वाले हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों को सीखेंगे इस तरह का। मुझे लगता है कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा। धन्यवाद।